हेलो दोस्तों, आई एम विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारे साथ हैं बहुत ही बड़े विद्यार्थी जिनका नाम है पार्थ लथुरिया, AIR 29th जे एडवांस 2018 और AIR 3 जे मेंस 2018। हाय पार्थ, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। मैं बढ़िया हूँ एंड इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी टू इंटरेक्ट विथ यू एंड द स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पार्थ, कुछ अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, पापा मम्मी क्या हैं, स्कूल के बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं। तो आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नांदेड़, अ सिटी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक सिटी नांदेड़, वहाँ पे मेरा सेकेंडरी एजुकेशन हुआ है। 10th तक मैं वहीं पे था। फिर मेरी स्कूल ज्ञान माता विद्या विहार जो नांदेड़ में ही है एंड इट वाज अ CBSE स्कूल। और 11th-12th में मैं कोटा चले गया, ज्वाइन किया एंड फिर उसमें आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ जेई। और फिर 11th-12th मैंने जेई की प्रिपरेशन कोटा से ही करी एंड उसके बाद अच्छी रैंक आने की वजह से आई जॉइंड IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IIT बॉम्बे। तो यही है मेरा एक बैकग्राउंड। मेरे मम्मी और पापा दोनों डॉक्टर्स हैं एंड दे प्रैक्टिस इन नांदेड़ इटसेल्फ। मेरे पापा फिजिशियन है, डॉक्टर सतीश लटूरिया, एंड मेरी मम्मी पेडियाट्रिशियन है, डॉक्टर सीमा लटूरिया। सो दिस वाज अबाउट मी। चलिए, तो पार्थ आपसे जानना चाहते हैं कि स्कूल के अंदर जब हम पढ़ते थे आप, तो स्कूलिंग के टाइम पर आप कैसे स्टूडेंट थे? बच्चे बहुत सारे ये जानना चाहते हैं कि टॉपर जो होते हैं ना, क्या वो शुरू से इतने टॉपर होते हैं कि बिल्कुल एकदम गॉड गिफ्टेड होते हैं बिल्कुल, और उनको तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बस सब कुछ उन्हें पहले से आता है, वो जो चाहे जो कर सकते हैं क्योंकि वही एक ऐसे बनाए हैं ऊपर वाले ने जो ही अच्छी रैंक ला सकते हैं। हम जैसे बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान ने सब कुछ इन्हीं को दिया है। तो हम और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपके स्कूली शिक्षा में आप कैसे थे। तो अगर मैं मेरी स्कूलिंग एजुकेशन की या स्कूलिंग शिक्षा की बात करूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बोस्ट अबाउट। मतलब इट्स सर्टेनली नाइस कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं स्कूल में, बट स्कूल में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके जेई में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी आगे की एकेडमिक लाइफ काफी ब्राइट होगी। क्योंकि स्कूल का जो एजुकेशन का पैटर्न है, जो एजुकेशन का लेवल है, वो जेई एडवांस, जेई मेंस और बाकी ओलंपियाड उनसे काफी अलग है। तो अगर मैं मेरे स्कूल की बात करूं तो यस, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ स्कूल। बट देन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो स्कूल में टॉप करते हैं वो जरूरी नहीं कि जेई में टॉप करें, और जो जेई में टॉप करते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में टॉपर्स हो। तो स्कूल के जो टॉपर्स होते हैं और जो जेई के टॉपर्स होते हैं, दीज टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रुप्स। इनका कोई आपस में ऐसा कोई डिपेंडेंस नहीं होता। जेई में जो आपकी रैंक आती है वो कम्प्लीटली इस पर डिपेंड करता है कि आप 11th और 12th में कितनी मेहनत करते हो, कैसे मेहनत करते हो, किस तरीके से पढ़ाई करते हो एंड आप क्या पढ़ते हो। इन सारी बातों पे आपकी जेई की रैंक डिपेंड करती है, जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस। तो जेई अगर आपका मेन फोकस है तो आप अभी इसी पे फोकस करिए कि आप अपने 11th और 12th के सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करें एंड जिस तरीके से आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो करें। अगर मैं मेरी बात करूँ तो स्कूल में भी मतलब 10th तक मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 11th और 12th में भी मैंने काफी मेहनत करी एंड 11th और 12th में मुझे मुझे टीचर से, विजय सर से जो गाइडेंस मिला वो भी काफी हेल्पफुल था मेरे लिए अच्छी रैंक लाने के लिए जेई एडवांस और जेई मेंस में। एंड जो मेरी 11th और 12th की मेहनत है, दैट इज द मेन रीजन फॉर माय गुड रैंक इन जेई एडवांस एंड जेई मेंस। बिल्कुल, देखिए पार्थ ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर स्कूल में आप टॉपर हैं या नहीं हैं, उसका जेई एडवांस की रैंक या जेई मेंस की रैंक पर ज़्यादा फर्क नहीं आता है। फर्क सिर्फ आता है कि आप 11th और 12th में कितनी मेहनत करते हैं। जहाँ तक इन्होंने बोला कि विजय सर के गाइडेंस से काफ़ी फर्क मिला, तो मैं आपको बता दूं, जब क्लास में मैं इनको पढ़ाता था तो इनको भी पता होगा कि इनको कई चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती थी, तो ये दोबारा बोलते थे कि सर प्लीज़ बताओ, और बताने के बाद वेट करने के लिए भी कहते थे कि रुको, मुझे नोट डाउन करना है, मुझे लिखने दीजिए। और आपको बता दूं दोस्तों कि जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि पार्थ लथुरिया की जो नोट्स हैं बहुत ही सुंदर सुंदर नोट्स थे, बहुत ही अच्छे नोट्स थे। कभी किसी बच्चे का अगर क्लास मिस भी हो जाता था तो वो इन्हीं के नोट्स लेता था, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लास के अंदर बताई गई एक एक बात उस नोट्स कॉपी में होगी, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा अगर लेक्चर मिस हो गया है तो। जी हाँ, ये इसके लिए बहुत फेमस थे और बहुत जाने जाते थे क्लास में। तो यही बात हमें सीखने को मिलती है यहाँ पर कि हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, और दूसरा डरना नहीं है।
टीचर से डाउट पूछना है, डाउट पूछने के बाद जो आपको समझ में आया उसे प्रॉपर नोट करना है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। हम लोग कई बार बहुत कैजुअली ले जाते हैं चीज़ों को कि हम डाउट तो डिस्कस करते हैं टीचर से, लेकिन हम उसको प्रॉपरली नोट नहीं करते, या हम टीचर से वो डाउट ही नहीं पूछते हैं डर के मारे क्लास में, तो हमारा वो कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है। तो यहाँ आज आपने इनसे एक बात सीखी है कि भाई अगर आप 9th-10th स्कूल के अंदर या शुरू से लेकर स्कूल में टॉपर भी रहे हैं, तो भी आप जेई के अंदर अच्छी रैंक लाएंगे, ये कोई श्योर नहीं होता। अगर आप टॉपर नहीं हैं तब भी आप जेई में अच्छी रैंक नहीं लाएंगे, ये भी श्योर नहीं होता। आपको 2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, अपने डर से लड़ना पड़ेगा, अपने हार्डवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे के सफर शुरू करते हैं। पार्थ, अब आपने जो बताया कि हार्ड वर्कर तो आप थे, लेकिन क्या चैलेंजेस आपको जेई की प्रिपरेशन में आए जो आप महसूस करते थे, और आपने उन चैलेंजेस को कैसे दूर किया? आप हमें बताएं ताकि हमारे जितने भी बच्चे ये सुन रहे हैं उनको भी मदद मिले अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए। तो अगर मैं मेरी मतलब खुद की बात करूँ, खुद का एक्सपीरियंस होता, एक तो ये था कि मैं इनिशियली क्लास नांदेड़ में रहा था विद माय पेरेंट्स, एंड मतलब एक जो फैमिली सपोर्ट होता था वो काफ़ी था। जब मैं 11th और 12th में कोटा में गया तो एक तो क्लाइमेट का चेंज, एक जो अलग एनवायरनमेंट होता है उसका एक चेंज था, ड्यू टू विच इनिशियल पीरियड में थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगा था, बट देन टीचर्स के सपोर्ट से एंड जो बाकी नए फ्रेंड्स बने उनके सपोर्ट से, और जो मेरे साथ मेरे 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 दोस्त रहते थे और जो मतलब मेंटर्स रहते थे उनके सपोर्ट से काफ़ी हेल्पफुल हो गया वो। ये तो हो गया मतलब रहने का पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एकेडमिक्स था 11th और 12th में, अगर उसकी मैं बात करूँ तो मैथ्स मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो मैथ्स में मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत या उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। बट मुझे जो प्रॉब्लम्स आई थी वो आई थी फिजिक्स में, क्योंकि 10th तक शायद मुझे ऐसा लगा बाद में एनालाइज करने के बाद कि मेरी फिजिक्स जो सब्जेक्ट थी वो उतना स्ट्रांग नहीं था। तो इनिशियली जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया गया 11th में मुझे, तो इनिशियली तो आई थिंक मुझे कंसेप्ट क्लियर होते गए, बट बाद में जैसे जैसे टफनेस बढ़ती गई कोर्स की और चैप्टर्स थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते गए, तो मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स में दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए मैंने फिर यही सोल्यूशन निकाला कि मैं अपने सारे डाउट्स कहीं लिखूं, कहीं नोट डाउन करूं, और जब भी टाइम मिले अपने करस्पॉन्डिंग फैकल्टी या जो भी फैकल्टी मुझे फिजिक्स सिखा रहा है उनके साथ मैं डिस्कस करूं। तो मतलब मैंने ये इंश्योर किया है कि मैं अपना होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट करूं, और जो अपने डाउट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने फैकल्टी के साथ शेयर करूं, और जितना ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है उसको मैं यूटिलाइज करूं। तो यही मेरे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस थे कोटा में, कि मैं ये फॉलो करूं रेगुलरली, सो दैट जो भी मेरे डाउट्स आ रहे हैं, जो भी मेरे एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सॉल्व होते जाए एज फार एज पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे एग्जाम्स में कम नंबर आते थे। इनिशियली तो काफी बार ऐसा हुआ है कि मेरे सिली मिस्टेक्स हुए हैं, मैंने कभी बहुत बार क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, इसकी वजह से नंबर कट जाते थे। बट देन जैसे टीचर्स गाइड करते थे कि इस पे फोकस करो कि तुम्हारा माइंड कूल है, काम है, एंड यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। और जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो हर क्वेश्चन को एज एन इंडिविजुअल एंटिटी ट्रीट करो। इस पे फोकस करो कि आपका एक क्वेश्चन का जो भी इम्पैक्ट है वो दूसरे क्वेश्चन पे नहीं आना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन हो जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और अगर एक क्वेश्चन नहीं होता है तो निराश भी नहीं होना चाहिए, डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे मैंने पेपर्स अटेम्प्ट किए काफी सारे, जेई मेंस और जेई एडवांस के, तो धीरे धीरे मैंने ये सीखा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इनिशियली मेरे नंबर काफी कम आते थे, बट धीरे धीरे वो रिलेटिवली इंक्रीज होते गए, एंड देन मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होती गई, मेरे सिली मिस्टेक्स कम होते गए, एंड धीरे धीरे ये वाली जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स है कि पेपर में नंबर नहीं आते या सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है, वो भी मैंने सॉल्व करना सीखा। ये भी एक एकेडमिक प्रॉब्लम थी। इसके अलावा 12th में जब मैं एंटर किया 12th में, तो ऐसा जनरली होता है कि सिलेबस काफी बढ़ जाता है। मतलब 11th इज लाइक आप एक बार बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हो, एंड उतना ज्यादा टफ नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअलिटी और प्रॉब्लम प्रैक्टिस। जैसे ही आप 12th में एंटर करते हो तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स थोड़े हैवी हो जाते हैं, एंड आपको आपके लिए ये जरूरी है कि आप वो लोड हैंडल कर पाए, वो स्ट्रेस हैंडल कर पाए। तो इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ माय 12th स्टैंडर्ड थोड़ा मुझे उसमें प्रॉब्लम आया था कि मैं वो लोड हैंडल नहीं कर पा रहा था, बट देन वही धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट से और रेगुलर स्केड्यूल बनाने से वो भी प्रॉब्लम मेरी काफी हद तक सॉल्व हो गई थी। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस मैंने अपने 11th और 12th के स्टडी ईयर्स में फेस किए थे, बट धीरे धीरे अलग अलग मतलब दोस्तों से बात करके, फैकल्टी से बात करके, पेरेंट्स से बात करके मैंने ये रियलाइज किया कि इनको भी सॉल्व किया जा सकता है।
वाह, देखिए दोस्तों, आप लोग सुन करके बड़े आश्चर्यचकित रहे होंगे कि देखिए टॉपर्स को भी चैलेंजेस आते हैं, और वही चैलेंजेस जो आप लोगों को आते हैं, बिल्कुल वही सिली मिस्टेक्स होना, वही कॉन्सेप्ट नहीं आना, सिलेबस का बहुत बढ़ जाना। परंतु इन सभी चीज़ों को, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, वो अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू दूर कर सकता है। देखिए इन्होंने भी बोला टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है, फैकल्टी से डिस्कस करने के बाद, ये सब चीज़ें जो इनके पास चैलेंजेस थे, इन्होंने उनको दूर किया। तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए, आपको भी अपने जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और उसको फॉलो करने के लिए अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। पार्थ, एक बार बताइए कि जेई मेंस अभी आने वाला है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जेई मेंस जो देने वाले एस्पिरेंट्स हैं, हो सकता है कि उनका फैब अटेम्प्ट जो है वो अच्छा नहीं हुआ हो, काफ़ी परेशान रहे हों, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए हैं, कई बच्चे अभी परेशान हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि मार्च में वो किस तरह से अपने आप को एग्ज़ाम के अंदर रिप्रेजेंट करें, किस तरह से वो एग्ज़ाम देने जाएँ, या स्ट्रेटजी क्या रखें अभी लास्ट दिनों में? तो सबसे पहली बात तो मैं बच्चों को ये एडवाइस करूंगा कि जिन बच्चों का भी फरवरी का अटेम्प्ट उनके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ है या रिलेटिवली कम मार्क्स आए हैं, तो सबसे पहले तो ये एनालाइज करिए कि मार्क्स कम क्यों आए हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आपका फरवरी का अटेम्प्ट बिगड़ा हो या अच्छा नहीं हुआ हो। ठीक है, क्योंकि वो एनालाइज करने से आपको आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम का पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई कि आपका फरवरी का अटेम्प्ट बिगड़ गया। वो एनालिसिस करने के बाद मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो आप अपने फैकल्टी के साथ डिस्कस करें, एक बार उनके साथ अच्छे से बैठ के ये मतलब सोचें कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, और ट्राई करें कि उसका कोई अच्छा सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है, और अगर मैं इन जनरल बात करूं एग्जाम के पहले आपको क्या करना चाहिए, तो एग्जाम के पहले मतलब जैसे अगर मैं ये बात करूं कि अब जैसे मार्च का अटेम्प्ट आने वाला है, तो जस्ट बिफोर द एग्जाम्स आई मीन एक दो दिन पहले बहुत ज्यादा हैवी वर्क ना करें, कुछ ऐसे कंसेप्ट ना उठाए जो कि बहुत टफ है या जो बहुत रेयरली आते हैं जेई मेंस या जेई एडवांस में, क्योंकि अगर वो बहुत रेयरली आते हैं तो इट इज वेरी लेस प्रोबेबल कि वो इस बार आएंगे। इंस्टेड इन उन बातों पे फोकस करिए, उन कंसेप्ट पे फोकस करिए, उन प्रॉब्लम पे फोकस करिए जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं या जिनका वेटेज ज्यादा होता है एग्जाम्स में। इसके अलावा आप इस पे फोकस करिए कि आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो रही है, अगर हो रही है तो किस टाइप की हो रही है, उसको कम कैसे करना है, और क्वेश्चन आप सही से पढ़ते हो या नहीं, इनकरेक्ट करेक्ट ये जो टाइप के मिस्टेक्स होते हैं ये आपके हो रहे हैं या नहीं। इन शॉर्ट आप अपने पेपर्स को एनालाइज करिए, आपने पास्ट पेपर्स में क्या क्या गलतियां करी है, और उन गलतियों को एक बार अच्छे से बैठ के सोल्यूशनाइज करिए, यानी कि ये देखिए कि इन गलतियों को कैसे कम करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब एग्जाम सेंटर में एग्जाम हॉल में एंटर करोगे या जब आप एग्जाम देने बैठोगे, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपका माइंड एकदम फोकस्ड होना चाहिए, आपका माइंड कूल होना चाहिए, काम होना चाहिए, और बाकी दुनिया की कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। ठीक है, मतलब बाकी कोई भी थॉट्स नहीं आने चाहिए कि मेरे घर पे क्या चल रहा है या मैंने कल क्या किया था, मैं आगे क्या करूंगा। फोकस ऑन द प्रेजेंट, जब आप पेपर दे रहे हो तो फोकस ऑन द क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, फोकस ऑन द स्ट्रेटेजी दैट यू विल बी यूजिंग व्हाइल सॉल्विंग द पेपर, और पूरा का पूरा अटेंशन आप अपने पेपर में ही दीजिए। दैट विल इंश्योर कि आपका सिली मिस्टेक नहीं हो रहा है एंड आपका स्कोर आपको जितना एक्सपेक्टेड है उतना आएगा। तो अभी इस शॉर्ट ड्यूरेशन में तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब बातों पे एक बार ध्यान दीजिए सो दैट आपके स्कोर्स इंप्रूव हो जाए ये वाले अटेम्प्ट में। वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा कहना है कि एक स्पेसिफिक एडवाइस इन्होंने दी है, आप इसको फॉलो करिए, आपके लिए मार्च में काफ़ी हेल्पफुल होगी। जनरली पार्थ, एक मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे सोचते हैं रटने का सब्जेक्ट है। मैं आपका टीचर रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है, तो ज़रा इसके बारे में भी कुछ बताएं। बच्चों का जो मिसकंसेप्शन है, क्या वो सही है या गलत है, आप उसको किस तरह से लेते हैं? मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज सच कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप ये बात देखोगे तो मतलब आप ये बात अगर नोटिस करोगे तो मतलब ये बात है कि कोई भी सब्जेक्ट पूरा का पूरा आप मतलब कंसेप्चुअली तो सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब द पॉइंट आई वांट टू प्रेजेंट इज कि हर सब्जेक्ट में आपने कुछ ना कुछ बातें तो याद कर रखी है। ठीक है, मतलब आप एग्जाम में हर चीज डिराइव नहीं कर सकते या हर चीज फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। जैसे मैथ्स के आप जो फॉर्मूले यूज करते हैं कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में आपने वो याद कर रखी है। फिजिक्स में आप जो फॉर्मूले यूज करते हैं कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड आपने वो याद कर रखी है। वैसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि आपने कुछ ट्रिक्स या कुछ तरीके टेक्निक्स आपने खुद के बनाए होंगे जिसकी वजह से आपको कुछ बातें याद रह गई होंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कोर सब्जेक्ट एज सच इज कंसेप्चुअल।
कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी कंसेप्चुअल होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर बॉन्डिंग, फिर सॉल्ट एनालिसिस। अगर मैं इनके मेजर मेजर टॉपिक्स की बात करूं तो ये सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। जब आप पहली बार इनको समझ रहे हो तो आप इस पे फोकस करें कि आपको कंसेप्ट पता है, आप उसको कंसेप्चुअली समझ रहे हो, ना कि बस रटे जा रहे हो। कि इससे एडवांटेज ये होगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका वो चैप्टर समझने में या वो टॉपिक समझने में, अगर वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गया और आपको वो कंसेप्चुअली समझ आ गया, तो इसके बाद आपको उस पर डेवलप करना काफी आसान जाएगा। डेवलप करना मींस कि आपको उस टॉपिक के लिए टेक्निक्स बनाना, या क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करने की जो ट्रिक्स होती हैं वो डिड्यूस करना खुद से, या क्वेश्चंस उस टॉपिक के कैसे फटाफट सॉल्व हो जाए, इसके लिए जो आपके जो भी तरीके हैं वो बनाना काफी आसान हो जाएगा। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको रटना नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कंसेप्चुअली उसको समझना है। अगर आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपके लिए काफी आसान होगा। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर टॉपिक को आप पहले कंसेप्चुअल अप्रोच से अटैक करें, और इस पे फोकस करें कि आपके बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जो लॉजिकल हैं, जिनको रटने की जरूरत नहीं है, वो आप लॉजिकली समझे। और उसके बाद अगर आपको जरूरत लग रही है कि मैं ये चीज याद कर लूँ, इससे मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग की टाइम कम हो जाएगा और क्वेश्चन एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो आपके ऊपर है। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कंसेप्चुअली ही अटैक करना है हर चैप्टर को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बताया उन्होंने, पार्थ ने बहुत ही अच्छी बात बताई। इनऑर्गेनिक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पढ़े हैं मुझसे, और पढ़ने के बाद इन्होंने खुद महसूस किया है कि इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा लोग प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए पार्थ, फाइनली अब लास्ट मैसेज और आपकी बेस्ट विशेस बच्चों को आप दीजिए, जिससे कि उनका जेई मेंस बहुत अच्छा जाए। तो लास्ट में आपसे आपका जो कंक्लूजन है या जो आपका मैसेज है वो आप जानना चाहते हैं, और बेस्ट विशेस आपकी सभी बच्चों को आप दें प्लीज। तो मेरा बेस्ट मैसेज तो यही होगा कि आ, अपना 100% दें, अपने प्रेजेंट में जिए। जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं पूरा फोकस उस पर रखें, एंड एट द एंड ये याद रखें कि दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। लाइफ काफी बड़ी है, आगे और भी अच्छे अच्छे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेजेस आएंगे इन योर एकेडमिक्स, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये पेपर बिगड़ जाता है तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटीज जीरो है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका ये अटेम्प्ट 100% जाता है या बहुत अच्छा चले जाता है तो आपकी पूरी की पूरी आगे की लाइफ सेट हो गई। तो ऐसी दोनों बातें गलत है। बस यही है कि आपको बस चलते रहना चाहिए, आपको रेगुलरली मेहनत करते रहना चाहिए। आपके जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज है ऑफ सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये हमेशा आपको बरकरार रखना है। बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, बट जो आप एफर्ट डालोगे वो आपके हाथ में है। तो 100% एफर्ट डालना मत भूलिएगा, और हमेशा इस पर फोकस करिएगा कि आप कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, एंड अपने आप को पूरा एग्जाम के अंदर झोंक रहे हैं। जैसा कि विजय सर ने कहा कि उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया था काफी कि ये सब बातें ध्यान रखें। और वही फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब बातों पे आपको अच्छे से अमल करना है, एंड एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, बट वही है कि आप अपना 100% दोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। इसी के साथ आप सभी को जेईई मेंस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर दीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको इनकी जो टिप्स हैं वो आपके मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर स्कोर करने में मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय।